This is the Amresh Jai of Amresh Harsh Academy. Batch is the Harsh Spandan. And you know, this is the crash and revision course, जिसको CRC कहते हैं. You know, the chapter is 19, magnetism. And this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are short formula list. पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसको कोशिश कीजिएगा कि 1 डे में इसको फिनिश कर दिया जाए, लेक्चर 1 को. फिर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. अगर किसी लूप में करंट पास हो रहा है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. क्यों करता है जी? साउथ पोल कब शो करता है, नॉर्थ का पोल कब शो करता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. फिर जानेंगे कि बार मैग्नेट किसको कहते हैं, जो बार के शेप का होता है, क्यों कहते हैं उसको, ये सब बातें जानेंगे. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो क्यों होती है. मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स क्या है, हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं. और इसके बाद बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं. तो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट. फर्स्ट वन, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट. देखो, अगर एक मैग्नेट आपके पास है तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं. एक को हमने M1 कह दिया, दूसरे को M2 कह दिया. दोनों की स्ट्रेंथ आपस में इक्वल होती है, M1 इक्वल टू M2 होती है. सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है. आपको पता है मैग्नेट हमेशा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेट में नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे जाके खत्म हो जाता है, आउट में. और इनर में होता है साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ में जाके खत्म होता है. इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो है वो लूप बनाते हैं. और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू 2l. बहुत बार इसको हम qm इंटू 2l भी लिखते हैं. कूलम्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई होता है. अगर एक मैग्नेट है, उसके दो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, तो उसमें कूलम्स फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, q म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या qm1 अब qm2 अपॉन r स्क्वायर. म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. देखो ये चैप्टर जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉग चैप्टर है. उसमें जितने फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, पर ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में. अगर एक बार मैग्नेट आपके पास है जो बार के शेप का होता है, जिसमें नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, अगर मुझे इसी मैग्नेट के किसी एक पॉइंट पर इस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन. इसी को बी एक्सियल कहते हैं. क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. सिमिलरली इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखेंगे, शॉर्ट के फॉर्मूला, लॉन्ग फॉर्मूला ये हो गया, m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू पावर 3/2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखोगे बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. नेक्स्ट, अगर आपके पास शॉर्ट मैग्नेट है, जो मैं डिस्कस कर रहा था, बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, एक बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. अगर ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया, माना बार मैग्नेट को रख दिया, यही कहने का मतलब है, तो ये क्या होगा, ये रोटेट होने लगेगा जी, टॉर्क इसमें होगी. तो टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा. m is the magnetic dipole moment, b is the magnetic field intensity, theta is the angle between the magnetic field as well as the dipole. वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ m क्रॉस b, क्योंकि आपको पता है m क्रॉस b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, mb sin थीटा n कैप. n कैप जो है डायरेक्शन शो करता है, जो m और b दोनों पर परपेंडिकुलर होते हैं.
किसी भी डायपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MB इंटू माइनस कॉमन ले लीजिए, cos θ1 माइनस cos θ2। नेक्स्ट, इफ इनिशियली द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें वो डायपोल क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इनिशियली मतलब θ1 90 डिग्री कर दोगे और θ2 को थीटा कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो U इज इक्वल टू माइनस MB cos θ। तुम कहोगे सर अगर यही यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नेट ये डायपोल जो है उसी डायरेक्शन में है, तब व्हेन M इज पैरेलल टू द B, देन यू नो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देन U इज इक्वल टू माइनस MB। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम, इट इज इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है बेटा? जब डायपोल मोमेंट जो है मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है। When M is the perpendicular to the B, you know theta is equal to 90 degree, cos 90 की वैल्यू 0, तो U is equal to 0। कहने का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है और डायपोल अगर आपने ऐसा रख दिया है तो ये रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है अभी। ठीक है, ये स्टेट ऑफ ये सॉरी रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अभी जब तक वो वर्क डन नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा। तो व्हेन M इज द परपेंडिकुलर टू द B, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, U इज इक्वल टू 0। इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 होती है, वो माइनस MB से बड़ा है, क्योंकि माइनस MB मिनिमम होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। When M is the anti-parallel to B, means theta equal to 180 degree, U is equal to MB, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या है? मैक्सिमम होता है, इट इज इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कोशिश करेगा कि अपनी स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करें। सपोज कीजिए ये लूप है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है कैपिटल M इक्वल टू NIA, और कैसे होता है ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और तुम कहोगे सर करंट अगर एक वायर में पास हो रहा है तो कैसे मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा? ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यू नो म्यू इज इक्वल टू EVR अपॉन 2 EL अपॉन 2 ME N इंटू EH अपॉन 4 पाई ME। ठीक है, अब EH अपॉन 4 पाई ME को बोर मैग्नेटन कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू बी EH अपॉन 4 पाई ME, जबकि N की वैल्यू फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है। अर्थ मैग्नेटिज्म, देखो अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आपको पता है अर्थ में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें एक एंगल होता है, इसको डिक्लाइनेशन कहते हैं, एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा, सॉरी, ये जो है डिक्लाइनेशन कहलाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। यू नो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है B, अगर डेल्टा एंगल यहां पे है, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, एंड यू नो BV इक्वल टू B sin डेल्टा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल टू B sin डेल्टा। BV अपॉन BH इज इक्वल टू क्या होता है? tan डेल्टा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। B इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। For a magnet placed with its north pole pointing north, neutral point lie at its equatorial line. अगर किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ज्योग्राफी के अर्थ के नॉर्थ पोल के अलाउंड अगर आप अलोंग अगर रख देते हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है, मतलब यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो उस समय में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। Very, very interesting line. For a magnet placed with its north pole pointing south,
ठीक है, तब क्या होगा, तो बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m अपॉन आर क्यूब। वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों से पूछता रहता हूं कि अगर मैग्नेट आपके पास है और नॉर्थ पोल को अपने अर्थ के साउथ की तरफ में आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलेगा, तो आंसर होना चाहिए कि एक्सियल लाइन पर मिलता है। ठीक है, उस समय में मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कितना होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। उन्होंने लिखा है एक्सियल लाइन, यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे रिजल्ट आता है। अच्छा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल हैं जिसका प्रॉपर्टी मैग्नेट की तरह का होता है। जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, इसको स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी लिखते हैं। वी इज द वॉल्यूम, स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन एच। म्यू आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम कहा जाता है इसको, एक्स को टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दो, इसको काई बोलते हैं, तो इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, कैपिटल एम अपॉन एच। देख लीजिए क्यूरी लॉ क्या होता है, काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी। सी क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काई एम। नेक्स्ट लिखिए न्यू टॉपिक, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास ये लूप है, इसमें आपने करंट पास करा दिया, तो जब आपने करंट पास करा दिया तो आपके दो फेस होंगे, आप नीचे से भी उसको देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं। नीचे से देखोगे उसको लोअर फेस कहते हैं, ऊपर से देखेंगे तो उसको अपर फेस कहेंगे। ठीक है, अपर फेस जो है वो नॉर्थ पोल को शो करता है, लोअर फेस जो है साउथ पोल को शो करता है। पूछो कैसे, अगर सपोज करो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखेगा कि करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। yes, जब ये इस तरह से पास हो रहा है, मतलब देखो ये कैसे शो कर रहा है, ये ऐसे शो कर रहा है, देखो नॉर्थ पोलैरिटी। अब नीचे से देखोगे तो इसको क्या लगेगा, नीचे से देखोगे तो तुम्हें इस तरह से पास होता हुआ दिखेगा, मतलब साउथ पोलैरिटी। जब भी आपके पास करंट लूप है, अगर आप उसको अपर फेस से देखते हैं तो वो नॉर्थ पोलैरिटी शो करता है, लोअर साइड से देखते हैं तो साउथ पोलैरिटी शो करता है। तो कहने का मतलब करंट लूप जो है वो इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मतलब यही लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, नीचे साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल। सर वो तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, अगर हाँ, हम तो उस करंट का डायरेक्शन तो फिक्स्ड रिवर्स है ना, करते हैं। लेकिन तुम ऊपर नीचे अच्छा। से जो देख रहे हो, ऐसे भी पोलैरिटी उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, यस। तो इसीलिए मैंने पहले लॉ जो बताया था कि कैसे रोटेट कर रहा है उसकी वजह से नॉर्थ पोल या साउथ पोल उसमें कर लो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट कितना होगा, you know magnitude of its dipole moment capital M is equal to I into A, current into area, which is the I into pi r square. Magnetic field at the center of a circular current loop. ठीक है, सेंटर पर कैसे लिखेंगे, और पहले इसमें अगर करंट निकालने बोला जाए तो I इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट I अपॉन 2A। यस और नो। यस। अब यहां पे आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आर को यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, ए भी बोल सकते हैं, रेडियस अगर है यहाँ पे ए रेडियस अगर मैंने ले लिया तो ए बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 पाई इंटू ए क्यूब। यस और नो। ओके। यस सर। नेक्स्ट, अब इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो इसमें करंट आई इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए क्यूब दिख रहा है,
यहाँ B इज इक्वल टू म्यू नॉट M अपॉन 2 पाई A क्यूब दिख रहा है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप. तुम कहोगे कि अगर मुझे इसका डायपोल मोमेंट प्रॉपर देखना है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है. लेकिन सपोज करो n नंबर ऑफ टर्न्स होता, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू आई ए. यस और नो? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल फॉर n टर्न्स इज इक्वल टू NIA. व्हाट इज द बार मैग्नेट? बार मैग्नेट जो होता है वो ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं. इस डिस्टेंस को ही मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है. इसको 2L या 2A लिख सकते हो. ठीक है, और इसी डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है. बार मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. ये पहली बात है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज की होती है. ये अट्रैक्ट करता है, अपोजिट पोल को ये अट्रैक्ट कर रहा होता है. सेकेंड, इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है. अगर कभी भी तुम फ्रीली सस्पेंड कर दोगे किसी मैग्नेट को, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल शो करेगा. ठीक है, जो साउथ पोल है वो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ शो करेगा, जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ शो करेगा. पुराने जमाने में जब ओशियन में लोग जाते थे तो कैसे डायरेक्शन पता लगाते थे? वो लोग ऐसे इसी तरह करते थे, बार मैग्नेट को लेकर धागा से लटका के छोड़ देते थे. अपने पता चल रहा होता था कि नॉर्थ जा रहे हैं या साउथ जा रहे हैं. अगर तुम कहोगे सर स्मॉल m जो है पोल स्ट्रेंथ है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L. एंड यू नो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है. मतलब इसका मतलब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. यस और नो? और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट होती है एम्पियर मीटर. एम्पियर मीटर. लेकिन डायपोल मोमेंट का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है? NIA. तो I का क्या हो गया? एम्पियर. ठीक है, और एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. और एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें जानने को मिलेगा कि मैग्नेट कभी भी अकेला नहीं रहता, मतलब आइसोलेटेड नहीं होता. मतलब मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. लिख लीजिए एक लाइन, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. कभी भी मोनोपोल नहीं पाए जाते हैं, कहीं भी नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर ये सपोज करो मैग्नेट आपके पास है जो डायपोल है, इसमें दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. अगर आपने इसको कट कर दिया तो जानते हो ये जो नया मैग्नेट बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल तो था ही, यहाँ पे साउथ पोल था, यहाँ पे ये साउथ के अपोजिट या नॉर्थ डेवलप कर लेगा या साउथ डेवलप कर लेगा. फिर अगर आपने कट कर दिया तो फिर ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह से बन जाते हैं. कहने का मतलब है कि कभी भी सिंगल पोल आइसोलेटेड पोल कभी नहीं होते. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में प्रूव करके मैंने दिखाया था कि अगर ये आपके पास यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये लाइन एक्सियल है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो उसमें आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू बोलते थे फॉर्मूला. ठीक है, कि उसमें क्या बोलते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू, ठीक है, डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते थे? P से. R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, ऐसा बोलते थे आप लोग. सेम डेरिवेशन है यहाँ पे. चार्ज के बदले में साउथ पोलरिटी है, साउथ पोल है, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m है. नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m है. दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 है.
यहां पे P पॉइंट है, बी एक्सियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब सेम सेम रहेगा। सिर्फ वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होते थे, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ बी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एम। यस और नो? यस। अगर तुम कहोगे शॉर्ट डायपोल है, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज टू ग्रेटर देन एल। देखो आर टू द पावर 4 से आर को कट कर दीजिए, आर क्यूब बच गया। तो कहने का मतलब बी एक्सियल इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। यस और नो? यस। This is your final formula. So you can say that B axial equal to 2m upon 4 pi, ठीक है, टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, ऐसा बोलना है। सिमिलरली अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन अगर है, इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, अगर ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, ये कोई भी लिख सकते हो, इधर नॉर्थ इधर साउथ कुछ भी कर सकते हो, और हमें इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वहां पे किसी पॉइंट पर मुझे, मान लो इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, यस। तो बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिमिलरली अगर आर इज टू ग्रेटर देन एल है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आर टू द पावर 3/2, 2 कट कर दीजिए तो हमारा आर क्यूब हो जाएगा। मैंने क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। इन जनरल इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक एक्सिस, अगर एक मैग्नेट को, ठीक है, अगर आपने एक मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, तो टॉर्क बनेगा जो मैंने अभी बताया था। लेकिन खुद एक मैग्नेट है और उसकी वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पर, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं, किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इसको कहते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यू नो एम अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या मुझे प्रूव करके दिखाना है क्या? नहीं सर। एकदम जस्ट एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टाइप का है। नाउ अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है, और एक तो पहले ये भी बता चुका हूं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ एम क्रॉस बी। ये मैंने फॉर्मूले में पहले भी बता दिया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी टॉर्क डायपोल मोमेंट को, डायपोल को रख देते हैं तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। सोलेनॉइड क्या होता है ये देखा होगा आपने, इस तरह से वायर अगर है, इस तरह से, जैसे लड़कियां सब नहीं होते शादी के बाद जो चूड़ा पहनती हैं, उसको सोलेनॉइड कहा जाता है। माना ये कंडक्टर है, इसमें जैसे तुम करंट पास कराओगे, तो इसमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। एन यहां पे नंबर नहीं है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? यस। तो अगर आपने एक सोलेनॉइड को इस तरह से रखा है, तो यहां पे क्या देख रहे हो कि इसको अगर आपने विदाउट मीडियम रखा है, तो वो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जिसको हम लोग बी नॉट बोल सकते हैं। इसी अगर एक मीडियम आपने इसके बीच में डाल दिया, तो उसको, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसको बीएम कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मीडियम। सेम वही देखो, कांस्टेंट जैसे k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता था ना, तो ये किसके लिए होगा, ये जब ये एयर या वैक्यूम है तब ऐसा होता है, जब कोई मीडियम ना हो तब। लेकिन अगर तुमने कहा कि सर यहां मीडियम हमने रख दिया, तो वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख दोगे, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, विच इज कॉल्ड म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू किसको कहते हैं, म्यू इज द परमिबिलिटी। वो क्या होता था, वो होता था परमिटिविटी।
जब किसी मीडियम से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको परमिटिविटी कहते थे। किसी भी मीडियम से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं उसको परमिबिलिटी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिबिलिटी और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी। वैक्यूम में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी डिटरमाइन करेगा। किसी मीडियम से कितना पास करेगा उसको कौन डिसाइड करेगा, वो रिलेटिव परमिबिलिटी डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को पास होने देना है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट है ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, इक्विवेलेंट ऑफ द सोलेनॉइड होता है ये। अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सियल लाइन पर और आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो क्या होगा फॉर्मूला, तो B इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, इंटू NI इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्योंकि सरफेस एरिया 4 पाई हमने कैंसिल कर दिया था। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू N इंटू 2L इंटू I इंटू पाई ए स्क्वायर। तुमको अगर सर ये थोड़ा सा ज्यादा क्रूशियल लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि अगर ये बार मैग्नेट आपके पास है, ठीक है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप एक्सियल लाइन पर निकालना चाह रहे हो और उसका डायपोल मोमेंट निकालना चाह रहे हैं करंट के टर्म में, एरिया के टर्म में, ठीक है, तो वो वही होगा जो सोलेनॉइड का होगा। यही चीज याद रखो। इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर मूव कर रहा है तो ये डायपोल की तरह ट्रीट करता है और इसकी एक डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है। नाउ एक न्यू टर्म बताता हूं, इसको कहते हैं बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन एक्चुअल में होता क्या है, ये एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट। अगर मान लो इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करते ही हैं भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी उसको बोर मैग्नेटन कहा जाता है। मैं बच्चों से पूछता हूं बोर, व्हाट इज बोर मैग्नेटन, ठीक है, वो कहते हैं सर फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू ये होता है। मैंने कहती ये आता कहां से है, इसका लॉजिक क्या है। कोई भी एटम ले लीजिए, उसका इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो माना n इक्वल टू 1, इनर मोस्ट का यही मतलब हो गया n इक्वल टू 1। उस समय जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसको म्यू बी से डिनोट करते हैं, उसी को μ1 मिनिमम कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है EH अपॉन 4πm²। एक बड़ा सा डेरिवेशन है इसका, ठीक है, जो आप लोगों को प्रूव नहीं करना होता है और मैंने मेन थ्योरी में तो प्रूव करके भी दिखाया था। अभी CRC में सिर्फ याद रख लीजिएगा, EH अपॉन 4πme होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर तुमने कहा सर मैंने उसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया, देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, इसके बीच में हमने एक मैग्नेट को रख दिया, बार मैग्नेट को रख दिया, ठीक है। तो जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि इधर जो फोर्स होगा MB, इधर फोर्स होगा -MB, दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएंगे। फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन टॉर्क तो होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन टॉर्क तो होगा, क्योंकि टॉर्क तभी होता है, कपल तभी होता है जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ऑफ M क्रॉस वेक्टर ऑफ B। मैग्नीट्यूडली कैसे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। थीटा यहां पे क्या है,
थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट। Yes. अब इसी को अगर मुझे रोटेट करना है, सपोज करो मैं अपने मतलब वर्क करना चाहता हूं, मैं फोर्स लगा के रोटेट करना चाहता हूं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ले जाना चाहते हो, तो फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल टू माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये सेम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में प्रूव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारा डेरिवेशन सेम है बेटा। चार्ज के जगह में क्यू के जगह में स्मॉल एम डाल देना, ई की जगह में कैपिटल भी डाल दोगे, और जो पी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी होता था उसकी जगह में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम डाल दोगे। बाकी सारा कुछ सेम सेम है। Yes. तो आपको पता है जितना वर्क डन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं पूछूंगा तुम्हें कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने एक बार मैग्नेट रख दिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट हमने रख दिया है, बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यू शुड से U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। Yes. मान लो इनिशियली ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनिशियली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? थीटा 1 इज द 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू कोई भी डिजायर्ड एंगल लेट कर लो थीटा, यहां पुट करो cos थीटा माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। देखिए रिजल्ट आ गया, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, माना सेम डायरेक्शन में, ऐसा हो गया, माना ऐसा समझ लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे समझ में और क्लियर हो जाएगी। हमने यहीं पे इसी डायरेक्शन में रख दिया मैग्नेट को, तो थीटा क्या होगी? 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी। इस समय में जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो मिनिमम होगी क्योंकि माइनस एम बी है। हाँ जी। इसी को स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैग्नेट मूव करना नहीं चाहेगा। ओके। तो मैं बच्चे से पूछता हूं कि जब भी मैग्नेट को आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर वो स्टेबल हो जाता है, वो रोटेट करना नहीं चाहता है। उस समय फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स तो 0, नेट फोर्स तो 0 हमेशा लग रहा है, लेकिन उस समय टॉर्क भी 0 हो रहा है, अच्छा। रोटेट भी नहीं करना चाह रहा है। पोटेंशियल तो रोटेशन नहीं होता है, उसका कंडीशन क्या है? सम ऑफ फोर्स इज 0, टॉर्क इज 0। टॉर्क 0 का मतलब नो रोटेशन हो गया ना, एंड एनर्जी इज मिनिमम। ये लिख लीजिए दिमाग में बिठा के एकदम, कि जब भी कोई बॉडी रोटेट नहीं करना चाहेगा, मतलब जब भी कोई मैग्नेट रोटेट नहीं करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? नेट फोर्स 0, ये आएगा पेपर में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं। एफ नेट क्या होगा? 0 होगी। 0। टॉर्क क्या होगी? टोटल टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया। और हाँ, सिर्फ इतना होने से नहीं काम चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। नाउ तुम कहोगे सर अगर M इज परपेंडिकुलर टू B है, मतलब कहने का मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेट है ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, तब क्या होगा? देन यू नो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, U इक्वल टू 0। ठीक है। अब फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि क्या सर यहां पे रोटेट करना चाहेगा क्या? आंसर है यस, रोटेशन होगा यहां पे। कैसे? तुम कहोगे सर U तो 0 है, U 0 है लेकिन मिनिमम नहीं है। एफ नेट 0 है लेकिन इसका डायरेक्शन देखो इधर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, रोटेट कराना चाहेगा वो। तो कहने का मतलब क्या है? U जो है ना यही डिटरमाइनिंग हो जाता है। मैं बच्चे से पूछता हूं कब कि बताइए अगर डायपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो कैसे वो रोटेशन करेगा और कैसे नहीं करेगा? तो एक ही कंडीशन है, जब वो रोटेशन नहीं करेगा वो तब है जब वो अलोंग हो जाता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। उस समय में
पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब माइनस एम बी, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी। yes, तुम कहोगे सर अगर एम को एंटी पैरेलल कर दिया तब बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया इस बार, एंटी पैरेलल कर दिया, मतलब ऑपोजिट रख दिया मैग्नेट को, हमने ऐसा रख दिया। चलो कलर थोड़ा मैं और कोई ले लेता हूं, यस ये हमने अपोजिट कर दिया, ऐसा इस डायरेक्शन में कर दिया, इस डायरेक्शन में। तो थीटा कितनी हो गई 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, मतलब यू इज इक्वल टू एम बी। इस समय जानते हो कहने का मतलब ऐसे जब भी रखोगे ना तो ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मैक्सिमम एंड यू नो इट इज ए स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ नाउ आप सपोज करो एक मैग्नेटिक कंपास आपके पास है जिसको निडल कहते हैं, ठीक है। इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, या यूं कहो कि एक मैग्नेटिक कंपास है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और अलाउइंग टू द ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक कंपास को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में आप ऑसिलेट होने दे रहे हो, ठीक है। yes, तो उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी, ठीक है। तो मैं एक चैप्टर 11th में पढ़ाया था, मैंने 11th जेई में पढ़ाया था मैंने कि टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई इंटू मास फैक्टर अपॉन ग्रेविटेशनल फैक्टर। मास फैक्टर ही इनर्शिया फैक्टर होता है, ग्रेविटेशनल फैक्टर यहाँ पे एमबी हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना। yes, तो लिख लीजिए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये सेम एनालॉग है टाइम पीरियड का। yes, यू नो if a magnetic dipole is in the form of wire or a thin rod, when bent its magnetic dipole moment m changes, अगर तुमने इसको ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया तो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, कितना चेंज हो जाता है, यू नो क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए चेंज हो जाता है। क्लियर है? yes, पूछो कैसे, अगर आपके पास एक मैग्नेट था, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है, आपने इसको रोटेट करके ऐसे बना दिया, ये यही मैग्नेट को सेम को, अब इसके बीच का डिस्टेंस 12 थोड़ी रह गया। अगर मान लो इसकी डिस्टेंस हमने ले लिया x, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 12 इज ग्रेटर देन x। तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m इंटू एक्स, विच इज ऑब्वियसली लेस देन द कैपिटल M, जो इक्वल टू होता था स्मॉल m इंटू 12। इसका नाम m कर देते हैं, इसका नाम m डैश कर देते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि किसी भी मैग्नेटिक डायपोल जो वायर के फॉर्म में था उसको अगर मैंने किसी अलग शेप में कन्वर्ट कर दिया, बेंड कर दिया, तो उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर है सर डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लेंथ डिक्रीज कर गया, मोमेंट नहीं डिक्रीज किया, वो अलग बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यू नो इट इज द पाथ along which the compass needles are aligned। अगर कंपास निडल को रख दोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका जो उसी के अलोंग जो हो जाता है वही जो पाथ है उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। yes, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ये उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ पोल की ओर चली जाती है। yes, साउथ पोल की ओर क्या हो जाती है, चली जाती है, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाते हैं। yes, इसीलिए हमने एक बार कहा भी था कि ये मैग्नेटिक लूप बनाता है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं, ये एक मैग्नेटिक लूप बनाते हैं। यस। टेंजेंट जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देता है किसी भी पॉइंट पर। अगर मुझे यहां पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे है, तो दिख जाएगा भाई, इधर से इधर ले रहे हैं तो इधर डायरेक्शन है जी। तो टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यस और नो? सर तो फिर अगर हम कंपास उस पॉइंट पे रखते हैं और हाँ, वो वाली डायरेक्शन, वो मतलब मतलब जैसे आपने रखा यहां से देखो, वो ऐसे ऐसे इधर की ओर, क्योंकि एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है ना, वो इधर की ओर आने का हाँ, कोशिश करेगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक किसी है। पर्टिकुलर पॉइंट की बात किया मैंने, वहां पे जो है उसकी डायरेक्शन उधर की ओर शो हो रही होगी। यस। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कहा कि ये लाइन और ये लाइन कट गया, तो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? तो यू नो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यस। और ये पहले भी मैंने बता दिया है कि आउटसाइड अ मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ पोल, एंड इनसाइड अ मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ पोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यस। अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूं, मुझे याद आ रहा है कि अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, साउथ पोल की स्ट्रेंथ को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं बाय कन्वेंशन। मैं लिख देता हूं, बाय कन्वेंशन। ऐसा नहीं कि फिर तुम बाद में झगड़ा करने लगो, सर पॉजिटिव नेगेटिव है इसका मतलब वो ज्यादा है ये कम है, ऐसा नहीं। हम लोग बाय कन्वेंशन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव ले ली, साउथ वाले की नेगेटिव ले ली मैंने। व्हाट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म? अर्थ एक नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, मैंने अपने बुक में भी लिखा है ये लाइन, द अर्थ इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तुम कहोगे क्यों ऐसा मैग्नेटिक मना मैग्नेट की तरह अर्थ क्यों बिहेव करता है? तो मैग्नेट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बहुत सारे थ्योरी हैं इसके, जो मैंने रेगुलर क्लास में आप लोगों को बताया भी है, चलो मैं अभी भी बता ही देता हूं यहां पे। अगर कोई पूछे कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, कितने रीजन है, कितने स्टोरी आपको पता है, तो मुझे 2 या 3 स्टोरी अभी तुरंत तुरंत याद आ रहे हैं, ऐसे याद तो बहुत सारे हैं। पहली बात है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, उसके बाद चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब अर्थ रोटेट करता है तो वो उसके चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करते हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल रोटेट किया तो इसका मतलब करंट बन गया, तो उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तगड़ी होती है। तो मेन रीजन है कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, इसलिए उसके पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि रोटेशन हो रही है इसलिए। अर्थ को अगर अचानक रोटेशन बंद कर दें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, पहला रीजन ये। दूसरा, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो सेंटर है, या अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, सेंटर से लेकर सरफेस तक जो स्ट्रक्चर है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। कितना शुद्ध हिंदी बोला मैंने, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, यू नो। पूछो कैसे? अगर आप अर्थ का ये देख लो सेंटर है, तो जानते हो अर्थ में देखोगे इस तरह से सबसे पहले एक सरफेस ऐसा होता है, अर्थ के वो सेंटर को चारों साइड से घेर के जो रख रहा है, यस और नो? फिर उसके ऊपर एक और लेयर होता है, देखिए इसके ऊपर फिर एक और लेयर हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर फिर सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जिसको कि हम लोग
सरफेस कहते हैं। क्लियर है? तो यस। 3 सरफेसेस हो गए यहाँ पे। अंदर वाले को कहा जाता है सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है सियाल। ठीक है, ये हो गया सियाल। उसके बीच वाले को कहा जाता है सीमा, और तीसरे वाले को कहा जाता है निफे। सबसे अपर सरफेस जो होता है उसको सियाल कहते हैं, क्योंकि उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज्यादा होते हैं। अंदर में फिर सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा होते हैं। ओके। ठीक है, और उसके बाद निफे मतलब निकल और फेरस ज्यादा होते हैं। अब निकल और फेरस जो है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब अर्थ रोटेट करता है तो उसके सरफेस के जो मटेरियल्स हैं वो भी रोटेट करते हैं उसके साथ साथ। और फेरोमैग्नेटिक जब रोटेट कर रहा होता है या नहीं भी रोटेट कर रहा होता है तो भी क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक फील्ड वो छोड़ता है। यस। तो इसीलिए अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। थर्ड क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, देखना अर्थ के जो एक साइड में पोल है वो नॉर्थ पोल, वो थोड़ा अंदर की ओर धसा हुआ है। अच्छा। साउथ पोल भी थोड़ा अंदर की ओर धसा हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं है। ओके। तो जब वो रोटेट करता है, ठीक है, तो उस रीजन में जो एयर जो है वो जब स्ट्राइक करते हुए निकलता है उस रीजन से, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, इनवेरिएबिलिटी आती है। जब इनवेरिएबिलिटी आती है तो चार्ज पार्टिकल भी इनवेरिएबल होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं। यस। तो कहने का मतलब है कि अर्थ एक नेचुरल सोर्स है। इसके 3 रीजन, मैंने 3 स्टोरी अभी बताई, और भी बहुत सारे स्टोरी हैं, और इसके अंदर भी बहुत डीप सारी बातें हैं। तो अगर तुम अर्थ को देखोगे तो अर्थ का अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से यहां तक एक एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको नॉर्थ साउथ एक्सिस बोल सकते हैं। यस। ठीक है, इसको नॉर्थ एक्सिस मतलब नॉर्थ साउथ एक्सिस बोल सकते हैं। इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। ये एक्चुअल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफी के अनुसार। हाँ जी। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट को अर्थ में रोटेट मतलब अर्थ में फ्री हैंड छोड़ोगे ना, तो देखना वो नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा एंगल पे दिखाएगा। अच्छा। और वो एंगल जो होती है उसको अल्फा जो हम लोग कहते हैं, उसकी वैल्यू 11.3 डिग्री होती है। इसीलिए ग्लोब जो है, जब भी आपने बचपन में देखा होगा, ग्लोब को थोड़ा झुका के बनाया जाता है। आपने टीचर से पूछा नहीं होगा, लेकिन मैं आज बताता हूं आपको। वो इसलिए 11.3 डिग्री पे झुका के बनाते हैं क्योंकि वहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों के बीच में एंगल होता है, दोनों सेम सेम नहीं होते। तो जब देखो ज्योग्राफिकल ये नॉर्थ है, ठीक है, और यहां पे हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 11.3 डिग्री। मैं अल्फा एंगल इसको बोलता हूं। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, इसके बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। यस और नो? यस। उसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर या ज्योग्राफिक इक्वेटर। हाँ जी। और यहां पे अगर इसी इक्वेटर पे एक प्लेन ड्रॉ कर दो, अगर ऐसे ऐसे एक प्लेन ड्रॉ कर दो, तो इसको क्या बोलोगे पता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसी तरह से देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को अगर इस तरह से जैसे आपने कट करके मिला दिया, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और यहां पे अगर आपने एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये वाले जो प्लेन होंगे इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तुम देखो जो एंगल यहां पे है वही एंगल इन दोनों प्लेन के बीच में भी होगा, हाँ जी। और वो एंगल अल्फा होगा, जो मैं पहले तुम्हें पढ़ाया था, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन उसको कहते हैं। हाँ जी।
मैं आगे जब प्रॉपर एक एक चीज बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि देखिए यहां पे देखो क्या बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ये क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल है। yes, नाउ व्हाट आर द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, लिखिए टॉपिक का नाम। मैग्नेटिक एलिमेंट होता क्या है? मैं बहुत बार बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट, वो बोलता है सर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ। अरे मैंने टाइप थोड़ी पूछा भाई, मैंने पूछा ये एक्चुअल में होता क्या है। मैग्नेटिक एलिमेंट जो होता है अर्थ के किसी भी प्लेस पर, वो क्वांटिटी होता है जो हमें बताता है कि वहां पर उस समय पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना उसकी किधर डायरेक्शन उसकी होगी। कितना लॉजिकल बात है। magnetic element of earth at a place are the quantities which describe completely in the magnitude as well as direction. उस प्लेस पर, उस पॉइंट पर, उस टाइम पर ये चेंज भी हो सकता है। There are three magnetic elements of earth. ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसको अल्फा से डिनोट करेंगे हम लोग आगे। सेकेंड वाले को कहते हैं मैग्नेटिक इनक्लाइनेशन, इसी को मैग्नेटिक डीप कहा जाता है। बचपन में आप लोगों को डीप सर्कल बहुत दिखाया गया होगा स्कूल में, समझाया नहीं गया होगा ये सब होता क्या है डीप में, लेकिन ये जरूर बताया जाता होगा डीप में डीप को नहीं समझाया गया होगा। लेकिन मैं आज जो है, ठीक है, डीप को डीप में समझाऊंगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इनक्लाइनेशन, यू नो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिए टॉपिक का नाम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं आप, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन क्या हुआ इसका कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, बस दिमाग में यही बिठा लेना है। लिख लो कॉपी में, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, दैट्स इट। अब मैग्नेटिक एक्सिस को प्लेन बना दो, ठीक है। देखिए ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक एक्सिस था, इसका मैंने प्लेन बना दिया जी, मैग्नेटिक मेरिडियन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अरे मेरिडियन उसी प्लेन को कहते हैं भैया। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, दोनों के बीच में एंगल होगा जो अल्फा एंगल, जो थीटा होता है। अल्फा लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, उसके बीच के एंगल को ही अल्फा या थीटा कहा जाता है। तो एट अ गिवन प्लेस, और ये सब प्लेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एट अ गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। यस और नो? ये थीटा से हमने इसको डिनोट किया है। दूसरा मैंने बताया मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस। बहुत लोग ना उल्टा उल्टा फिगर बनाते हैं, लेकिन कोशिश करना कि मैग्नेटिक एक्सिस जब भी बनाओ ना ऐसे स्ट्रेट बनाओ, और ज्योग्राफिक एक्सिस इस तरह से बनाइएगा। और यहाँ पे एंगल थीटा, कोई पूछ ले थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो उसको बता देना यहाँ पे एकदम दिखा के कि सर ये 11.3 डिग्री होती है। 11.3 डिग्री, वो 3 डिग्री को मिनट में भी चेंज कर दोगे तो अलग वैल्यू होगा, वो तो जानते ही हो आप, करना 11th में पढ़ा ही होगा आपने ना। अब जरा मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं। तुम कहोगे सर ये जो एंगल है थीटा समझ में आ गया, ये तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये समझ में आ गया, ये मैग्नेटिक ये डेल्टा क्या है, ये कौन सा एंगल है? आगे मैं बताऊंगा, मैं अभी बता नहीं रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा। इसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। ये होता क्या है, ये अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, उसी को एक कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये आर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, मैं भी बता नहीं रहा हूं भाई। हॉरिजॉन्टल के साथ, करो हाथ ऐसे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो टोटल स्ट्रेंथ बनाता है एंगल, उसी एंगल को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब तुम कहोगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको कहते हैं, जो वही ना मैं बोला हॉरिजॉन्टल, यही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाई करता है।
अब मैं बच्चे से कुछ पूछ लेता हूँ, ये सब वाइवा में पूछ लेता हूँ, बच्चे कहते सर ये किस बुक में लिखा है, कहाँ? अरे भाई कहाँ नहीं लिखा है, हर जगह लिखा हुआ है। तब कहते हैं सर फिजिक्स इज द टफ सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स टफ लग रहा है तो आप भी उतने दोषी हैं जितना आपका टीचर दोषी है। क्योंकि अगर आपके टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही तो आपका टीचर पहले बदलिए, आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद उनको जब बदल लिए तो खुद उनके साथ साथ आप अपने को भी बदलना स्टार्ट कीजिए। मैं उस साइंटिस्ट की तरह नहीं बोलूंगा कि अगर आपको अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो आपके टीचर की सारी गलती है, नहीं, आपकी भी गलती है, क्योंकि आप भी बदलना नहीं चाह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ बताना चाह रहा है। तो फिर से रिपीट करता हूं वंस मोर, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल थीटा या अल्फा है, जिसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसको डेल्टा कहते हैं, और मैग्नेटिक मेरिडियन पर ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो मैं बता देता हूं व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसी को डीप कहा जाता है, डेल्टा। द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड सबटेंड्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इस वाले फिगर में ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए इस फिगर को ज्यादा याद रखना बेटा, ठीक है। और फिर भी देख लो यहाँ पे, देखिए ये डीप एंगल है, ये अगर आपने ये मैग्नेटिक कंपास को रखा आपने, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से शो करेगा, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहां जो एंगल बनेगा, ये टोटल स्ट्रेंथ के कारण ये जो एंगल बनेगा इसको डीप एंगल कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो डेल्टा एंगल से इंक्लाइंड होता है टोटल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में विद हॉरिजॉन्टल। तो वो सर वही बात तो आपने बोला कि डेल्टा एंगल टोटल रिजल्टेंट यही हो गया ना, अर्थ का, ये अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, उसको डेल्टा एंगल से बना दो, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हाँ, घुमा घुमा के बोल रहा हूं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। किसी ने कहा प्रणव कौन है जी, तो उनका बेटा है जी, ठीक है। वो कौन है जी, प्रणव के पापा है जी। यहां भी उसी तरह का, पर हमेशा दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब तुम कहोगे सर टोटल स्ट्रेंथ जो है अर्थ का, इसके तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऑब्वियसली होंगे बेटा, एक को कहते हैं BH और दूसरे को कहते हैं BV, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ डेल्टा एंगल है तो ये डायरेक्शन में क्या हो गया, कॉस डेल्टा, ये वाले में क्या हो गया, साइन डेल्टा। तो मैं क्या लिखूंगा, B कॉस डेल्टा, इसी को R कॉस डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, B साइन डेल्टा या R साइन डेल्टा, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना चाहता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देन यू नो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज कॉमन कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 होता है, बचपन में मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा। स्क्वायर को दूसरे साइड लग दीजिए, रूट अंडर हो गया, तो क्या हो गया, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। किसी भी जगह पे अगर अर्थ का कितना रियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के वर्टिकल कंपोनेंट का निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए आंसर, और रूट निकाल दीजिए, रिजल्ट दे देगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस, देखो क्या हो गया, टेन डेल्टा, तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आंसर। किसी भी जगह पे अगर एंगल देखना है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकाल दीजिए और 10 कर दीजिए, 10 इनवर्स कर दीजिए, आपका वैल्यू दे देगा। न्यू टॉपिक, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चल गया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह एक जैसा नहीं रहता है, जानते हो, इसी कारण से एयर चलती है, इसी कारण से अलग अलग जगह अलग अलग गर्मी, मतलब गर्मी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठंडी की वैल्यू अलग अलग होती है। मैं बड़ा इलॉजिकल सा बोल रहा हूं, ठंडी की वैल्यू ये क्या होता है, मतलब गर्मी और ठंडी अलग अलग इसलिए होती है, ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखो अगर यहां पे सपोज कीजिए
ये आपके पास मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर में क्या होगा, थीटा इज द 0 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। इस वाले फॉर्मूले में डाल दो भाई, ठीक है। तो अगर आपने मैग्नेटिक इक्वेटर पे देखा तो इसका मतलब वहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा ही नहीं। अच्छा। और थीटा 0 डिग्री हो गई। इसी तरह से अगर आपने एक्सिस पर देखा, किसी एक्सिस पर देख रहे हो, चाहे नॉर्थ एक्सिस पे या साउथ एक्सिस पे देख रहे हो, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पर देख रहे हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर की बात की थी, अब मैं ज्योग्राफिक इक्वेटर की बात कर रहा हूं। ज्योग्राफिकल इक्वेटर पे क्या होता है, फाई इज द 0 डिग्री, इसको तुम डेल्टा भी बोल सकते हो, डेल्टा इज 0, बी एच इज 0, बी वी इक्वल टू बी। तो तुमको अगर सर मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डीप इज 0, यस और नो। तो एट द मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डीप इज 0। Value of angle of dip is gradually increases on going from the equator to magnetic poles. Yes or no? इक्वेटर से मैग्नेटिक पोल्स की ओर अगर आप जा रहे हो तो एंगल ऑफ डीप जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा। यस और नो? हाँ जी। और अगर मैग्नेटिक पोल आपके है एट द मैग्नेटिक पोल्स, तो मैग्नेटिक पोल्स पर क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ डीप कितना होगा, 90 डिग्री। यस और नो? हाँ जी, यस। तो एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, you know, at the magnetic equator बी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। यस और नो? सर 0 नहीं है। हाँ तो बोलो तो, नहीं बोलोगे तो मैं ऐसा ही करूंगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब बी हो गया, मतलब टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यही कहना चाहता हूं मैं। और पोल्स पर क्या होगा बताओ, सर 0 हो जाएगी। प्रॉपर बोलो, प्रॉपर बी बोलो। एच। बी एच होगा या बी वी BH। होगा यहाँ पे, हाँ जी। बोलो। सर बी बी एच ही होगा ना, एच कॉस थीटा। उसका वहां पे, हाँ कॉस 90। हाँ, cos 90 विच इज द 0। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम लोग बात करें एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, तो बीवी इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन 0, यस और नो, विच इज 0। एट द पोल्स बीवी इक्वल टू बी साइन 90, विच इज इक्वल टू बी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ एट अ प्लेस चेंज विथ टाइम आल्सो, चेंज विथ एंगल आल्सो, चेंज विथ पोजीशन आल्सो। यस और नो? अगर मैं पूछूं, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ जो होता है किस किस पे डिपेंड करता है जी, पोजीशन पर, टाइम पर। यस और नो? इसीलिए ये वाला फिगर सिर्फ याद रखोगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। न्यू टॉपिक लिखिए, न्यूट्रल पॉइंट्स। डेफिनेशन क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यस और नो? ना बी वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेफिनेशन, अ न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन अर्थ वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यस और नो? यस। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। सपोज करो कि अगर आपने एक बार मैग्नेट को आपने प्लेस कर दिया along the magnetic meridian, along the
मैग्नेटिक मेरिडियन, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, आपने इसी के अलोंग कर दिया, ठीक है। नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो यहाँ पे दो न्यूट्रल पॉइंट्स आपको ऑब्टेंड हो गए, अदर साइड ऑफ द मैग्नेट अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, इधर भी और इधर भी, यस और नो? अच्छा, हाँ, ओके ओके, यस। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, आंसर। यस। अब इसी तरह एक बार मैग्नेट को अगर प्लेस कर दो अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ, नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ, इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब जो है इसमें भी दो आपको न्यूट्रल एक्सिस मिलेंगे, आइदर साइड ऑफ द मैग्नेट अलोंग द एक्सिस, इधर और इधर। मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे क्लियर हो जाए आपको, यहां पे और यहां पे, ये न्यूट्रल एक्सिस हुआ, यहां पे भी। और इसमें कलर चेंज कर देता हूं, ये देखो, ये और ये न्यूट्रल एक्सिस हुआ, यस और नो? यस। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। मतलब तुम देख रहे हो उल्टा चल रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, एक्सियल वाला लग रहा है, एक्सियल, ठीक है। यस। नेक्स्ट न्यू टॉपिक लिखिए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। पहले भी आपको एक गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया था, ठीक है। यहां पे वही टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, उसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते थे। उसमें हम लोग करंट पास कराते थे, उसके कारण चेक करते थे। यहां पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। एसेंशियल पार्ट इसमें जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड स्मॉल स्मॉल कॉम्पास निडल पाइवटेड एट द सेंटर। तुमको सर वो गैल्वेनोमीटर इस गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? वो गैल्वेनोमीटर लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं, करंट पास कराते हैं, उससे देख लेते हैं कि कितना करंट पास हो रहा है। इसमें भी करते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको वाले टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लेकर हम लोग ओशियन में चले जाते हैं, वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको मेजर करके करंट में कन्वर्ट करके उसका मेजरमेंट देता है। ये समझा या नहीं समझा? रिपीट करते हैं। ये वाले टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को लेकर सपोज करो तुमको एक दिन मैंने भेज दिया, जाओ जी जाके हिंद महासागर में घूम के आओ, ठीक है। अच्छा। तुम चले गए और तुम्हें वहां पे देखना यह है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे है। तुम्हारे पास यही डिवाइस है, तो क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही पास हुआ, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक तुम मूव कर रहे हो और उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, तुमने एक वायर रखा हुआ है, उस वायर से जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकराएगा इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट को मेजर करके बता देगा कितना करंट इसमें पास हो रहा है। यस सर। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये एंगल, करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों का कंपोजिट इंपैक्ट है। बहुत बार मैंने बच्चों को, ये टीचर को भी बोलते सुना है, ठीक है, कि अरे ये वही गैल्वेनोमीटर है जो पहले पढ़े थे। नहीं भाई, दोनों अलग अलग है। हाँ, ये करंट को मेजर डेफिनेटली करता है, इसमें जितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा। देखो पहले अगर मान लो टेन थीटा निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी अपॉन बी एच, यस और नो? तो बी इक्वल टू क्या हो गया, बी एच टेन थीटा। फिगर में देखते चलो, ये आपके पास बी है, बी एच है, ये आपके पास बी है, थीटा एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बी हो गया, ठीक है। तो बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा, यस और नो? विच यू कैन से दैट म्यू नॉट आई एन अपॉन टू आर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से। तो आई इक्वल टू क्या हो गया,
You can say 2R upon mu naught into BH upon N into tan theta. Yes or no? अब ये हमारा कांस्टेंट है. देखो, कैपिटल K इज इक्वल टू 2R BH अपॉन म्यू नॉट इंटू N. तो I कैन से दैट I इक्वल टू K tan थीटा. जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट वहां पास कर रहा है, हम जान जाएंगे कि उतना ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है. यस और नो? यस. तो यू नो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. Essential parts are the vertical coil of conducting wire and a small needle pivoted at the center of the coil. Yes or no? Yes. Now, magnetization of materials. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझना बेटा. अगर कुछ सबस्टेंस को या मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्वायर कर लेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा. यस सर. इसी फेनोमेनन को ही मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स कहते हैं. अब इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है. तो वेन एवर अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सबस्टेंस बिकम्स मैग्नेटाइज. यस और नो? यस सर. तो इस समय में जो B होगा, B इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू R इंटू बी नॉट. वैक्यूम में जितना मैग्नेटाइज होगा उसको रिलेटिव परमिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इसी को फाई B कहा जाता है. यस और नो? अब अगर मुझे पूछा जाए कि ये किसके इक्वल होगा, फाई B इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, म्यू नॉट ऑफ M इनसाइड. कहोगे सर ये M इनसाइड क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इनसाइड का इंटू म्यू नॉट. इसी को नेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कहा जाता है. व्हाट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी? समझो, ये किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकता है. मान लो सपोज करो ये मटेरियल है, इसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू होगी, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो सकते हैं, और ये सबको पास नहीं करने देगा. यस सर. तो यू नो इट इज डिनोटेड बाय म्यू. और हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर. अगर रिलेटिव परमिबिलिटी निकाल रहे हैं, किसी मीडियम का निकालेंगे तो क्या लिखोगे, म्यू अपॉन म्यू नॉट. म्यू नॉट को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. यस और नो? म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट इज द 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट. मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम. यस और नो? म्यू आर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. What is the intensity of magnetization? The magnetic moment induced in the substance per unit volume. तुमको अगर सर इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, उसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी. देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दोनों अलग अलग चीज है.
किसी वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर किया उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, और कितना इंटेंसिटी उस मैग्नेटिक फील्ड का है जो दिया, दोनों अलग अलग चीज है। सपोज करो मैंने 50 रुपए तुम्हारी तरफ भेजे, तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ हर्ष टुवर्ड्स द प्रणव। प्रणव ने 20 रुपया उससे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्रणव। पर यूनिट वॉल्यूम उसने 20 रुपया लिया, तो दोनों अलग अलग चीज हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक्वायर कर रहा है। ये एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है वो गिवन, मतलब देने की, डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाई कर पाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एक्चुअल में H से डिनोट किया जाता है, और इसको हम लोग लिखते हैं H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तुमको सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये एक मेजरमेंट होता है जो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अप्लाई होता है या कितना मैग्नेटाइज करता है किसी मटेरियल को, वो बताता है। इसी को आप बी अपॉन म्यू भी लिख सकते हो, ड्यू टू द मीडियम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। वंस मोर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी है, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये मटेरियल का एक्वायरिंग प्रॉपर्टी होगा। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, कितना मैग्नेटिक फील्ड को उसने एक्वायर किया, और ये डोनेटिंग प्रॉपर्टी होगा कि कितना ये डोनेट करता है। क्लियर है मेरी बातें? व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? देखो इसको कहता है ससेप्टिबिलिटी। याद रखने का तरीका, तुमको पता होगा सुषमा स्वराज हुआ करती थी, ये सुस कह के एक ये होती थी, क्या कहते हैं, एक हीरोइन है सुषमा, सुषमा कह के कुछ ऐसे बोलते हैं, तो उससे सुस वर्ड ले लो और उसको सेप्टिक की मेडिसिन दे दो, तो जितना वो एक्वायर करेगा तो उसको क्या कहेंगे? सुससेप्टिबिलिटी। याद रखने का तरीका, सुससेप्टिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की जो एबिलिटी रखता है उसको सुससेप्टिबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय काई एम। ये देखो एक्स को लिखकर ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, ये काई होता है, या ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे कर लो, देखो ऐसा कर लो, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, काई एस इसको कहते हैं। एम से मैग्नेटिक, तो ये पूरा का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हो गया? I अपॉन H। हमने कितना दिया, उसने कितना एक्वायर किया, दोनों का रेशियो जो है, मैंने एक्वायर किया अपॉन डोनेटिंग, इन दोनों को रेशियो को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जितना दिया उतना एक्वायर कर लिया। यस और नो? इसको ऐसे याद रखोगे। थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें बता देता हूं। पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहां 100 रुपया भेजता हूं तो गवर्नमेंट, मतलब वहां पे लोगों के पास 1 रुपया पहुंचता है। तो समझो कि लोगों की जो ससेप्टिबिलिटी है वो बड़ी कम थी। क्यों? 1 अपॉन 100 हो गया इसका मतलब। अगर आजकल अगर गवर्नमेंट की बात करो तो वो क्या करते हैं? डीबीटी होती है, डायरेक्ट ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होती है। जिसको 100 रुपए देने हैं 100 रुपए पहुंच जाता है, मींस 100 अपॉन 100। इसकी ससेप्टिबिलिटी 1 हो गई।
अब ये मत पॉलिटिकल, तुम ये मत बोलने लगना कि सर आजकल बहुत कुछ गलत गलत होता है सर, ये वो तो वाला बात है, ये मैंने समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। यस। तो यू नो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों का रेशियो है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो यूनिट है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का क्वांटिटी का रेशियो है, तो नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, तो ना इसका कोई यूनिट है ना कोई इसका डायमेंशन है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। you know B is equal to mu naught into I plus H, yes or no? यस सर। तो you know B is equal to mu naught into H को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे क्या होगा I अपॉन H प्लस 1, I अपॉन H को ही काई एम कहा जाता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच को बी नॉट कहा जाता है। तो मैं लिखते जाता हूं जो जो फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है बेटा, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच, तो बी नॉट इंटू 1 प्लस काई एम, यस और नो? यस सर। So you can say that B upon B naught is equal to 1 plus chi m, और B अपॉन B नॉट को क्या कहा जाता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, विच इज इक्वल टू म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो you know B upon B naught is equal to mu r, so I can say mu r is equal to 1 plus chi m. Relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility. यस। क्लियर है? यस। न्यू टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इससे थोड़ा सा पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। देखो, अगर किसी वायर में करंट है, ठीक है, और उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने करंट को डेवलप किया है, और उस करंट से फिर मैग्नेटिक फील्ड को अगर डेवलप करते हैं, तो इन दोनों के सोर्स का जो रेशियो होता है वो भी हमें म्यू आर देता है, विच इज द 1 प्लस काई एम बताता है। न्यू टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। मैंने क्या कहा कि अगर आपने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, यहां मैंने यूनिफॉर्म ले लिया है, यहां पर आपने एक सबस्टेंस को, सपोज करो ये वाला सबस्टेंस को आपने रख दिया, एक दूसरे टाइप के सबस्टेंस को आपने यहां पे रख दिया। अगर तुमने देखा कि दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग एक्वायर किया, तो तुम कहोगे ये दोनों सबस्टेंस अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ दिस मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, सेकेंड वन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, थर्ड वन इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। यस और नो? यस सर। तो अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो फर्स्ट क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। सेकेंड वाला क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक। तो व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सबस्टेंस? ठीक है, पहले समझना, अगर यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहां पर एक सबस्टेंस को रख दिया, ठीक है, अगर उस सबस्टेंस को, उस मटेरियल को हमने रखा जब उस मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाए, क्या हो जाए, वीकली मैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेटाइज हो लेकिन बड़ा कम हो, और अपोजिट डायरेक्शन में हो ऑफ द अप्लाइड फील्ड, मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, मैंने इसलिए लिखा है अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड।
तो ऐसे सबस्टेंस को आप कौन सा सबस्टेंस कहेंगे पता है? डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहेंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। यस और नो? यस। तो डेफिनेशन इसका क्या हो गया कि ऐसा मटेरियल जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो वीकली मैग्नेटाइज हो गया, वीकली मैग्नेटाइज हो गया, अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अगर अप्लाइड फील्ड इधर है तो वो अपोजिट। These are called the dimagnetics materials. एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा। वाटर, कॉपर, जिंक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब सारे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट एक्सिस है वही उस डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अलोंग रहता है। तुमको इसका मतलब पहले समझो अच्छे से फिगर, यहां ध्यान दो मुझे। ये सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने दो एक मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट रख दिया, यहां पर हमने इस मटेरियल को रखा, तो क्या ये ऐसा होगा? क्या कहता है? नहीं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सिस है, जो शॉर्टेस्ट एक्सिस है, वही इसके अलोंग, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। देखो फिगर में वही मैंने किया, यहाँ पे देखो ये शॉर्टेस्ट एक्सिस यहाँ पे है। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। देखो ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, एज शॉर्टेस्ट एक्सिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगेन, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दो डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट। तुमको इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर बढ़ता है। देखो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा क्योंकि इन दोनों का इंपैक्ट यहां पे होगा, इससे दूर चला जाता है। तो when placed in a non-uniform magnetic field, the diamagnetic material move from stronger part of the field to the weaker part. बीच में जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था वहां पर वो प्रेजेंट नहीं रहता है, उससे दूर जाने की कोशिश करने लगता है। अगर आपने एक यू शेप के ट्यूब में, ठीक है, यू मतलब ओपन यूट्यूब में आपने क्या किया, लिक्विड को भर दिया। देखने वाला वो वीडियो गेमिंग साइट यूट्यूब नहीं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या वीडियो साइट की बात नहीं कर रहा हूं, यू शेप की ट्यूब की बात कर रहा हूं। इसमें जब आप मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को डालते हो तो उसका जो लेवल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो नीचे की ओर चला जाता है, मतलब नीचे लेवल उसकी गिर जाती है, डिप्रेस हो जाती है। The level of a diamagnetic liquid in U-tube is depressed instead of rising when subjected to a magnetic field. कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड से डायमैग्नेटिक सबस्टेंस भागता है, यही कहने का, यही मेन मैसेज हुआ। जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में रख देते हैं तो वो अप्लाइड फील्ड को रिपेल करने लगता है। कहने का मतलब देखो ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं करेगा, सारा बाहर से जाएगा। मैंने बताया ही था कि रिपेल करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, मतलब 1 से कम होती है वैल्यू इसकी। तो इसका मतलब क्या लिखोगे बेटा आप कि म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। यस और नो? जब म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो काई एम की वैल्यू नेगेटिव होगी। यस और नो? यस। तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस इज नेगेटिव।
तुमको अगर सर इसका मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहते हो आप? ससेप्टिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? I/H एक्वायर किया और दिया, उन दोनों का रेशियो वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। यही मेन मैसेज गया। सबका कंक्लूड बता रहा हूं, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो वीकली मैग्नेटाइज होगा, कम मैग्नेटाइज होगा, लेकिन वो भागने की कोशिश करेगा। Yes. तो यू नो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन बिस्मथ जो है वो एक एग्जांपल है, एक्सेप्शनल एग्जांपल है। तो बिस्मथ एट लो टेम्परेचर इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रॉपर्टी। And you know, diamagnetic substance can be compared to the non-polar type dielectrics. बहुत इंटरेस्टिंग चीज। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर टाइप का होता है। Yes. ठीक है, न्यू टॉपिक लिखिए, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, those substances which when placed in a magnetic field are weakly magnetized in the direction of the applied field। मतलब वही बात हो गई कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा, यहां पे एक सबस्टेंस को रखा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थैंक गॉड, ये सबस्टेंस को हमने रखा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइज ये भी होती है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में होती है, मतलब वीकली मैग्नेटाइज होती है, मतलब कम कम मैग्नेटाइज होती है, ये कम कम मैग्नेटाइज होती है ये। यस और नो? और इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यू नो, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, मतलब सेम फील्ड में वो मैग्नेटाइज होता है। अब तुम कहोगे सर इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, एयर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, यस और नो? ये सब Yes. सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। What are the properties of paramagnetic materials? जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हो, तो जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है, फिर से ध्यान देना, ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो ये ऐसे घूम जाएगा, मींस लॉन्गेस्ट एक्सिस उसी के अलॉन्ग आ जाएगा। तो when suspended in a uniform magnetic field, they rotate so as to bring their longest axis along the direction of field। देख लो, longest axis ही यूनिफॉर्म अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। उसमें क्या होता था? वीकर पार्ट की तरफ भाग जाता था, यहाँ पे उल्टा होता है, स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ भाग जाता है। देखो यहाँ बीच में, यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो यहीं पे जमा हो गया, इस साइड में जमा हो गया। तो when placed in a non-uniform magnetic field, they move from weaker part of the field to the stronger parts। जब आप यू शेप के ट्यूब में किसी भी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को रख देते हैं तो उसका जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल से सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है, मतलब उसी के अंदर से पास होने की कोशिश करता है। अगर यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखा, देखो सारे इधर इसी के अंदर से पास होने लगे, इसी के अंदर से पास होने लगे। इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, या यू कहो कि म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। इसका मतलब बी और एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। सो यू नो, परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस ग्रेटर देन यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहता है कि मेरे अंदर से होके पास करो, परमिट करता है वो। जब परमिट करता है तो म्यू आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर, और आपको फॉर्मूला पता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो इसका मतलब काई एम इज पॉजिटिव। काई एम पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो इनवाइट करता है कि मेरे अंदर से पास हो जाइए जी।
So you know susceptibility of paramagnetic substance is positive. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होती है इसमें टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी में इनवर्स का रिलेशन होता है। मन अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे मैंने लिखा भी है susceptibility of paramagnetic substance varies inversely as the temperature. You know, chi m is inversely proportional to the temperature. इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज करेगा। डायमैग्नेटिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने पहले बताया था, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है वो। तो कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। And you know, in a paramagnetic material, the net magnetic moment of every atom is non-zero. क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो उसमें जीरो होगी ही नहीं ना, नॉन जीरो होगी। वो नॉन पोलर की तरह था, या पोलर की तरह होता है। मींस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कैन बी कंपेयर टू द पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक्स। और सबसे अच्छी बात क्या है, पोलर जो होता है तो उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। एक में डेल्टा प्लस प्लस है तो दूसरे में डेल्टा प्लस है, मतलब दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आता है, इसलिए तो नॉन जीरो हुआ टोटल, अदरवाइज जीरो हो जाता। न्यू टॉपिक, न्यू सब टॉपिक वही अंदर में लिखना है। व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस? समझिए मेरी बात है। अगर आपने यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और यहां पर आपने एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस रख दिया, देखो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है? क्योंकि जैसे ही आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई किया है और इसमें आपने फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को रखा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता था कि रिपेल करता था, वीकली होता था। इसमें वीकली नहीं, इसमें स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। यस और नो? Yes, sir. एंड यू नो रिटेन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अगर तुम इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दोगे ना तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, these are the example of the ferromagnetic substances. So you know, those substances which are strongly magnetized in an external magnetic field in the same direction as the external field applied and retain its magnetic moment even after the removal of the external field, and you know these are called the ferromagnetic substances. इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक का बड़ा भाई है। पैरामैग्नेटिक का सारा प्रॉपर्टी होता है लेकिन बाय द लार्जर मेजर, सारी वैल्यू होती है, इसलिए मैंने यहां लिखा लार्जर मेजर। मैं लिख देता हूं कि फेरोमैग्नेटिक इज प्रॉपर्टीज वाइज, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज बिग ब्रदर ऑफ पैरामैग्नेटिक। जो भी पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा बढ़ा के बोल दोगे तो वो फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, मैं पूछता हूं बच्चों से, मैं पूछता हूं कि अगर आपने फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हो तो उसमें न्यूक्लियर माने क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक लेवल पर, इनसाइड लेवल पर क्या चेंज आता है? एक आयरन है, आयरन का टुकड़ा रखा है, वो मैग्नेट है या आयरन है, उसमें कैसे मैं डिफरेंस करूंगा? सिर्फ मुझे अगर माइक्रोस्कोप से चेक करना है, इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं। तो जानते हैं ये जो मैग्नेट होगा वो उसमें जो उसके अंदर में ना डोमेन्स बन जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डोमेन्स बन जाते हैं। ठीक है,
और वो अगर मैग्नेटाइज सबस्टेंस है तो उसमें डोमेन जो है सारे एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आयरन है, सपोज करो ये आयरन है, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है। जैसे मैंने इसको मैग्नेटाइज किया, देखो बी इज ग्रेटर देन 0, देखो सारा मैग्नेटिक डोमेन जो है, इसमें डोमेन डेवलप हो गए और सारे डोमेन जो है एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करने लगते हैं, अलाइन टू द yes, सेम डायरेक्शन। इसी को एक्सचेंज कपलिंग कहा जाता है। हाँ जी, अगर आपने मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा है, तब ये डोमेन सारे रेंडमली अरेंज हो जाते हैं और इसकी टोटल ओके, सम जो होता है वो 0 होता है। टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? 0 होती है। मैं लिख देता हूं, एम नेट इक्वल टू 0 नाउ। yes, sir, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं वंस मोर, कि अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने अंदर वो डोमेन को डेवलप कर लेता है जी। और वो जब डोमेन को डेवलप कर लेता है, ठीक है, उसमें सब वो सारे जो डोमेन्स है एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिसको कपलिंग कहा जाता है। और जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं, तो भी वो प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। उसी को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। उसी को क्या कहते yes, sir, हैं? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, एंड यू नो, हाँ जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वो डिक्रीज करती है स्टेडली विद राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। हाँ जी, ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहां पे कि काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यू नो, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट डालना पड़ता है, उसको कहते हैं सी, विच इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। yes, sir, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर चले जाते हो तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करने लगता है और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? क्यूरी टेम्परेचर वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है। yes, So you can say that chi m is inversely proportional to the temperature. So you can say chi m equal to, ठीक है, सी अपॉन टेम्परेचर। लेकिन T, अगर तुमने कहा कि अबव द क्यूरी टेम्परेचर अगर टीसी है, तब कैसे लिखेंगे? काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी माइनस टीसी, मतलब अप्लाइड टेम्परेचर माइनस क्यूरी टेम्परेचर। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टीसी। दिस इज कॉल्ड क्यूरी वेस लॉ। जैसे थर्मल में हम लोग पढ़ते थे वाइजमैन वेस लॉ, यहां पे क्यूरी वेस लॉ है। yes, नाउ न्यू टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्टेरेसिस कर्व। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी एक बार मैं मैरिज करा दूं, ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा दूसरी बार शादी कराऊंगा तो तुम्हारे ससुराल वाले या तुम्हारे फैमिली वाले क्या बोलेंगे पता है? कि इसकी एक बार शादी हो चुकी है, मतलब 2 ब्याह वाला लड़का है ये। हाँ जी, अच्छा एक बार और ब्याह करा दे और एक बार शादी करा दे तो बोलेंगे 3 ब्याह वाला लड़का है, ये ओरिजिनल लड़का नहीं है, मैंने सिंगल मैरिज वाला लड़का नहीं है। यही बोल सकते हैं। हाँ जी, कहने का मतलब तुम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, यही कहने की बात है। अगर एक छोटा बच्चा है उसको अगर बड़ा कर दिया जाए तो फिर अपने प्रीवियस स्टेज में लौट के नहीं आ सकता है। ये कर्व यही बताता है कि अगर कोई मटेरियल आपके पास आया, उसको अगर आपने एक बार मैग्नेटाइज कर दिया हाँ जी, और फिर डीमैग्नेटाइज आपने कर दिया,
आप सोच रहे हो सर मैंने दिया और ले लिया तो वो प्रीवियस स्टेज में आ जाना चाहिए, तो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने डीमैग्नेटाइज किया तो भी वो अपने अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है। अगर फिर हमने मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया तो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने लगा, मतलब थोड़ा 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 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो अपना अपना बढ़ाता रहता है। और उसी को अगर हम लोग एक ग्राफ में डिनोट कर दें तो उस ग्राफ को ही, उस कर्व को ही हाइस्टेरेसिस कर्व या हाइस्टेरेसिस लूप कहते हैं। पहले सीखो अच्छा से मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे देखो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उस समय में उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है और उस समय में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है। हमने जैसे अप्लाई किया तो धीरे 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 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर किया, मैंने आई उसने एक्वायर किया, आई एक्वायर होता है मैंने बताया था। यस। अब हमने क्या किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, तो फिर जहां जीरो से स्टार्ट हुआ था, ओ से स्टार्ट हुआ था, वहीं पे रिटर्न आ जाना चाहिए, पर नहीं आता है। वो डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लास्ट में कहां तक पहुंच जाता है, डी तक पहुंच जाता है। अब अगर मैंने फिर से मैग्नेटाइज किया तो फिर जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं, जितना मैग्नेटाइजेशन हो चुकी है पहले वहां से वो स्टार्ट होगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और लास्ट में फिर मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। फिर जैसे डीमैग्नेटाइज किया फिर इधर से आता है और पीछे जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे जाता है, ऐसा ही चलता रहता है। दिस कर्व इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है। अब इसी को डेफिनेशन वाइज कैसे बोलोगे, द लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन of a ferromagnetic material is called hysteresis, and this loop is called hysteresis loop. तुम गौर कर रहे हो कि जब हमने डीमैग्नेटाइज किया तो वाई एक्सिस में कुछ वैल्यू को उसने कंटेन रखा, उसको रिटेंटिविटी कहते हैं, कि वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करके अपने अंदर रखता है। आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखोगे वो कुछ डिक्रीज हो गया, इसका मतलब वो कोअर्सिविटी उसको कहते हैं। वो ओसी जो है वो क्या शो कर रहा है, कोअर्सिविटी शो कर रहा है। रिटेंटिविटी माना कितना अमाउंट रिटेन कर रहा है, और कोअर्सिविटी मींस कितना देर रिटेन कर रहा है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। रिटेंटिविटी अमाउंट बताता है कि कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अटेन करके रखा है, वो अभी कंटेन है उसमें, और कोअर्सिविटी बताता है कि कितना देर तक है वो। तुमको अगर सर इसका एग्जांपल बता दीजिए, अगर आपके पास सॉफ्ट आयरन है और स्टील है, दोनों को साथ साथ मैग्नेटाइज करो और फिर डीमैग्नेटाइज करो और उसका कर्व बना दीजिए। देखिए स्टील का देखना इस तरह से होगा, चौड़ा चौड़ा सा होगा, ठीक होगा, और सॉफ्ट आयरन का देखना वो थीन होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। तो अगर सर ये वाला ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ये ग्राफ कहना चाह रहा है कि हिस्टैरिसीस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन इज नैरो एंड लार्ज, बट हिस्टैरिसीस लूप फॉर स्टील इज वाइड एंड शॉर्ट। इससे मैंने सीखा कि हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन और स्टील क्या कहता है कि रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन द रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। देखो सॉफ्ट आयरन का वाई एक्सिस में ज्यादा है, कहने का मतलब सॉफ्ट आयरन को अगर मैं मैग्नेटाइज कर दूं तो वो ज्यादा देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखेगा। एंड यू नो सॉफ्ट आयरन इज मोर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज देन स्टील, वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, जबकि मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था दोनों में। मैंने दोनों को सेम एच दिया, लेकिन सॉफ्ट आयरन ने ज्यादा ले लिया। मैंने 100 रुपया भेजे सॉफ्ट आयरन को और स्टील को, ऐसे रुपया के टर्म में समझो, रुपया तो नहीं होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, लेकिन मान लो 100 रुपया मैंने भेजा, स्टील ने कहा सर मैं 10 रुपए रख लेता हूं, सॉफ्ट आयरन कहता नहीं सर मैं तो 50 रख लिया, 50 रुपीज ही बर्बाद गया आपका।
ओके। तो कहने का मतलब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि सॉफ्ट आयरन जो है वो हमें मैग्नेटाइजेशन करने में ज्यादा अच्छा है। लेकिन तुम गौर कर रहे हो कि कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन द कोर्सिविटी ऑफ स्टील। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट आयरन जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तुरंत लूज कर देता है। मैंने कोर्सिविटी क्या बताया था? टाइम बताता है। यस और नो? हाँ जी। लेकिन स्टील का क्या है? अगर तुम मैग्नेटाइज कर दोगे वो थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, बहुत बाद में जाके छोड़ता है। ओके। तो अब जो फैन में हम लोग मैग्नेट लगाते हैं, कौन सा मैग्नेट लगाते हैं? सॉफ्ट आयरन मैग्नेट लगाते हैं। क्यों? कि वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए और जैसे स्विच बंद करें तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाए, रैपिड हो जाए वो। ओके। एंड यू नो, जब आई और एच का अगर लूप देखोगे, आई और एच के बीच का ग्राफ देखोगे, तो सॉफ्ट आयरन का स्मॉलर होता है, छोटा सा एरिया कवर करता है वो। लेकिन स्टील का एरिया ज्यादा कवर करता है। तो इससे क्या पता चला? हाँ जी। इससे हमें यह पता चला कि स्टील एक ऐसा है जो मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट मैग्नेट बनने का बिहेवियर रखता है। वो कहता है भाई मैं मैग्नेटाइज हो तो जाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी निकलूंगा नहीं, और होऊंगा भी तो कम मैग्नेटाइज होऊंगा मैं। और ओके। सॉफ्ट आयरन कहता है मैं मैग्नेटाइज भी ज्यादा हो जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाऊंगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको अगर तुमने पढ़ाया क्लास में वो तुरंत याद कर लिया, मतलब ज्यादा सब याद कर लिया उसने, तुरंत नहीं, ऐसा कोई जितना पढ़ाया सारा याद कर लिया उसने, हाँ जी। लेकिन बहुत कम देर तक याद किया। जैसे सर गए क्लास से, खत्म। इसका मतलब ये परमानेंट मैग्नेट नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव किया। ठीक है? लेकिन वही स्टिल है, उसने उसने याद तो कम किया, लेकिन जब अब सर चले भी गए, 2 दिन बाद भी आ रहे, तो भी वो जवाब दे रहा है जी। हाँ जी। लेकिन अच्छा स्टूडेंट कौन होगा? जो सारा कुछ समझ जाए और बहुत देर तक याद रखे। इसलिए मैं बहुत बार कहता भी हूं बच्चों को, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी रख लीजिए रिटेंटिविटी के लिए, और स्टील की प्रॉपर्टी रख लीजिए कोअर्सिविटी के लिए। तो अब हमने सीखा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है? कि एक ऐसा मैटर, माना इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली में आयरन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक डोमेन डेवलप हो जाए और देर तक रहे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ आयरन कोर सोलेनॉइड। यस और नो? यस। और ये इसका जो इफेक्ट है, अगर मुझे कहा जाए कि इसकी बी क्या होगी, तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है। हम लोग चाहें तो इसको के इंटू म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं। अब तुमको अगर सर म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? के इंटू म्यू नॉट, के टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। के क्या क्वांटिटी और है? जितना टाइम से मतलब बढ़ता चला जाएगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उतना अच्छा। ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ठीक। इसीलिए जब भी आप फैन वगैरह में बनाते हैं या बहुत सारा सर्कुलर सोलेनॉइड बनाते हैं, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है? यस। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? वो स्टील वाला जो बताया मैंने, वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है। Substances which at room temperature retain their ferromagnetic property for a long period of times, you know, these are called the permanent magnets. यस। Types of ferromagnets. There are 2 types of ferromagnets: hard ferromagnets and soft ferromagnets. When external magnetic field is removed, magnetization persists. These are called the hard ferromagnets. Example एल्निको, स्टील, ये सब सारे एग्जाम्पल है। इसलिए इन लोगों को हार्ड फेरोमैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी को परमानेंट मैग्नेट के, इसलिए देखना जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो स्टील वगैरह का बना होता है। यस सर। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट कौन सा हो गया जी? व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स। जैसे सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, यू नो। यस।
इसी को मैं यूज बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कहां कहां यूज होते हैं. These are two types. First one is called soft magnetic material. Second one is called hard magnetic material. हाँ जी. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल किसका क्या हुआ? जिसके पास लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोर्सिविटी होती है. जब मैं पूछूंगा व्हाट इज द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, क्या पेपर में आएगा, बोर्ड में जब आएगा, या जेई में जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सॉफ्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी कौन कौन, मटेरियल के प्रॉपर्टी कौन कौन है, तो ऑप्शन ए बी सी ऐसा लिखा रहेगा. तो ध्यान देना, जिसमें लो रिटेंटिविटी हो, लो कोर्सिविटी हो, लो हिस्टेरेसिस लॉस हो. सॉफ्ट आयरन जो है, एग्जांपल क्या है, मेटल, ठीक है, एलॉय, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं. ये सब का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में करते हैं, मोटर्स में, जनरेटर्स में ये सब यूज किया जाता है. मोटर में जो मैग्नेट तुम देखते हो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स है, क्योंकि जैसे करंट अब हमने अप्लाई किया वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर जनरेट करके रखा हुआ है. जैसे आपने स्विच ऑफ किया वो डिसअपीयर हो गया. अदरवाइज क्या होता, तुमने स्विच ऑफ भी कर दिया है तो भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखा हुआ है. What is the hard ferromagnetic material? Which have the high retentivity, high coercivity, large hysteresis loss. You know, steel, Alnico, Alcomax, Ticonol, these are the example of this material. इसका यूज ना परमानेंट मैग्नेट में यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज करते हैं, लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट जिसमें यूज करते हैं. क्लियर है? यस सर. तो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश. कमिंग क्लास में हम लोग मेरे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ PYQ भी करेंगे. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक.